अपनी बड़ी समस्या के समाधान की तरफ ले गया। उस छोटे से वाक्य से कानवेल के मन में एक भाषण का विचार पैदा हुआ। कानवेल ने वह भाषण तैयार किया और 4000 से ज्यादा बार श्रोताओं के सामने दिया। उस भाषण का नाम एकर्स ऑफ डायमंड यानी हीरों की खान था। इस भाषण का मुख्य विचार यह था, किसी को दूर जाकर अवसर खोजने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति इस समय जहां है वहीं पर उसे अवसर मिल सकता है। इसका कारण यह है कि फेंस के दूसरी तरफ की घास इस तरफ की घास से ज्यादा हरी नहीं है। इस भाषण से रसेल कानवेल को $60 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई। इस भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक कई सालों तक बेस्ट सेलर रही और आज भी काफी लोकप्रिय है। इससे मिलने वाले धन का उपयोग करके टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया की स्थापना की गई, जो अमेरिका की महान शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। इस भाषण ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करने से ज्यादा काम किया। इसके केंद्रीय विचार ने लाखों लोगों के मस्तिष्कों को समृद्ध बनाया और उन्हें यह सिखाया कि वे जहां हैं वहीं अपने अवसर की तलाश करें। इस भाषण की फिलॉसफी आज भी उतनी ही कारगर है जितनी यह तब थी जब यह एक अनपढ़ माली के मुंह से निकली थी। यह बात याद रखें, हर सक्रिय मस्तिष्क प्रेरणा का संभावित स्रोत है, जिससे व्यक्ति जीवन में अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने या अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुमूल्य विचार हासिल कर सकता है। कई बार महान विचार छोटे मस्तिष्क से भी मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सबसे करीबी लोगों के मस्तिष्कों से मिलते हैं, जहां मास्टरमाइंड संबंध सचेतन रूप से बनाए जाते हैं और कायम रखे जाते हैं। कार्नेगी का मास्टरमाइंड अनुभव। एंड्रयू कार्नेगी मुझे यह कहानी सुनाने के बाद रुके और दूर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई खास बात याद कर रहे हों। उन्होंने मुझे एकटक देखा, जिससे मुझे लगा कि वे अपनी खुद की मास्टरमाइंड कहानी बताने वाले हैं। मेरे करियर का सबसे लाभकारी विचार मुझे एक दोपहर को मिला, जब चार्ल्स श्वाब और मैं गोल्फ के मैदान में थे। 13वें होल में शॉट लगाने के बाद चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, यहां पर मैं आपसे 3 स्ट्रोक आगे हूं बॉस, लेकिन मेरे मन में अभी एक विचार आया है जिससे आपको गोल्फ खेलने के लिए बहुत सा खाली समय मिलेगा। मेरी उत्सुकता जाग गई और मैंने उससे वह विचार बताने को कहा। उसने एक छोटे से वाक्य में मुझे यह बात बताई, जिसके हर शब्द का मूल्य $10 लाख था। उसने कहा, अपने सभी स्टील प्लांट्स का एक बड़े कॉरपोरेशन में विलय करके उसे वॉल स्ट्रीट बैंकर्स को बेच दें। खेल के दौरान इस बारे में और कोई बात नहीं हुई, लेकिन शाम को मैं उस सुझाव के बारे में सोचता रहा। उस रात को सोने से पहले मैंने उसके विचार के बीज को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य में बदल दिया। अगले सप्ताह मैंने चार्ल्स श्वाब को वॉल स्ट्रीट बैंकर्स के समूह के सामने एक भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क भेजा। श्रोताओं में जे पियरपोंट मॉर्गन भी शामिल थे। उस भाषण में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बनाने की योजना को विस्तार से बताया गया। योजना के मुताबिक मैंने अपने सभी स्टील प्लांट्स का विलय करके एक बड़ा कॉरपोरेशन बनाया और उसे बेचकर रिटायर हो गया। मेरे पास किसी भी इंसान की जरूरत से ज्यादा दौलत आ चुकी थी। मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा, चार्ल्स श्वाब का विचार कभी पैदा ही नहीं हुआ होता और उसे उसका लाभ नहीं मिला होता यदि मैंने अपने सहयोगियों को नए विचार सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता। यह प्रोत्साहन मैंने उसके साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर दिया था, जिसमें चार्ल्स श्वाब भी शामिल थे। मुझे दोहराने दें, संबंध एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी महत्ता बढ़ जाएगी अगर हम इसमें सामंजस्यपूर्ण शब्द भी जोड़ दें। दूसरे लोगों के मस्तिष्कों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर व्यक्ति विचार उत्पन्न करने की अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। जो इंसान इस महान सत्य को नजरअंदाज करता है, वह खुद को हमेशा के लिए गरीबी और अभाव की खाई में गिरा देता है। कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता है कि वह दूसरों के मित्रतापूर्ण सहयोग के बिना दुनिया पर अपना प्रभाव डाल सके। इस विचार को कभी न भूलें, क्योंकि सफलता के दरवाजे खोलने और व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने के लिए सिर्फ यही विचार काफी है। बहुत से लोग सफलता की तलाश दूर करते हैं, वे अपने आसपास सफलता की तलाश नहीं करते हैं और अक्सर वे जटिल योजनाओं के माध्यम से सफलता की तलाश करते हैं या फिर किस्मत या फिर चमत्कार की बदौलत सफल होना चाहते हैं।
जैसा रसेल कानवेल ने प्रभावी तरीके से बताया है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि जहां वे खड़े हैं वहां से फेन के उस पार वाले हिस्से की घास ज्यादा हरी है। यह सोचकर वे उन विचारों और अवसरों के रूप में मौजूद हीरों की खान को अनदेखा कर देते हैं जो उनके सहयोगियों के मस्तिष्कों के माध्यम से उनके लिए सहज सुलभ है। मैंने अपनी हीरों की खान वहीं पाई जहां मैं खड़ा था, और जिस दौरान मैं गर्म स्टील ब्लास्ट फर्नेस की चमक को देख रहा था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मेरे मन में यह विचार आया था कि मैं किसी दूसरे की हीरे की खान के कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय स्वयं की स्टील कंपनी स्थापित करूं। पहले तो यह विचार बहुत निश्चित नहीं था, यह निश्चित लक्ष्य नहीं था, सिर्फ इच्छा थी। लेकिन मैं इसे अपने मस्तिष्क में बार बार दोहराता रहा और इसी बारे में सोचता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे इस विचार को प्रेरित करने की जरूरत नहीं रही। अब वह विचार मुझे प्रेरित करने लगा था। उस दिन मैंने गंभीरता से अपने खुद की हीरों की खान में काम करना शुरू किया और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि निश्चित प्रमुख लक्ष्य अपने भौतिक समतुल्य में बदलने का रास्ता कितनी जल्दी खोज लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि व्यक्ति क्या चाहता है। अगली महत्वपूर्ण बात हीरों की खुदाई शुरू करना है। यह काम व्यक्ति को वहीं शुरू कर देना चाहिए जहां वह है। उसे उपलब्ध औजारों के उपयोग से ही यह काम कर देना चाहिए, भले ही उसके पास सिर्फ विचार के औजार हों। अगर व्यक्ति के मन में आस्था है और वह उपलब्ध औजारों का अच्छा उपयोग करता है तो उचित समय आने पर उसकी जरूरत के मुताबिक दूसरे और बेहतरीन औजार अपने आप उसके हाथ में आ जाएंगे। जो लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत को समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं, उन्हें आवश्यक औजार उन लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी मिलेंगे जो इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। हर मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्कों के मित्रतापूर्ण संपर्क की जरूरत होती है ताकि उसे विस्तार और विकास के लिए पोषण मिल सके। जिस बुद्धिमान व्यक्ति के पास जीवन में कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य होता है, वह बहुत ही सावधानी से ऐसे मस्तिष्क चुनता है जिनके संपर्क में वह आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि वह जिसके साथ भी रहेगा उसके व्यक्तित्व का कुछ न कुछ हिस्सा उसमें भी आ जाएगा। उस व्यक्ति के सफल होने की संभावना ज्यादा नहीं है जो अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों के साथ रहने की आदत नहीं डालता है। कोई भी व्यक्ति अपने वरिष्ठों के स्तर तक ऊपर उठ सकता है या अपने कनिष्ठों के स्तर तक नीचे गिर सकता है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कैसे सहयोगी चुने हैं। अंत में मैं एक और विचार बताना चाहूंगा। तनख्वाह के लिए काम करने वाले हर प्रोफेशनल को इसे पहचानना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। विचार यह है कि हर नौकरी ज्यादा ऊंचे पद की शिक्षा होती है और ऐसा ही होना चाहिए। हर प्रोफेशनल व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण पारिश्रमिक मिलते हैं। पहला पारिश्रमिक तो तनख्वाह है और दूसरा है उस काम से हासिल अनुभव। ज्यादातर मामलों में अनुभव तनख्वाह से ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभव के रूप में व्यक्ति को जो अतिरिक्त या अप्रत्यक्ष आमदनी मिलती है वह काफी हद तक उसके मानसिक नजरिए पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सहकर्मियों के साथ कैसे संबंध बनाता है, अपने वरिष्ठों के साथ भी और अपने कनिष्ठों के साथ भी। अगर उसका नजरिया सकारात्मक तथा सहयोगपूर्ण है और वह 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है तो वह यकीनन तरक्की करेगा और बड़ी तेजी से करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि आगे निकलने वाले लोग न सिर्फ मास्टरमाइंड सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग करते हैं, बल्कि वे 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत और निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत पर भी अमल करते हैं। ये तीनों सिद्धांत आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हैं और जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। समर्पित संबंध के पुरस्कार। समर्पित संबंध इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन होता है। यह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संबंध इन सभी तत्वों से बनता है। घर वह जगह है जहां अधिकांश मास्टरमाइंड गठबंधनों की शुरुआत होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन साथी समझदारी से चुना है, अगर वह आर्थिक दृष्टि से समझदार है तो वह अपने जीवन साथी को ही मास्टरमाइंड समूह का पहला सदस्य बनाएगा। पारिवारिक गठबंधन में न सिर्फ समर्पित दंपत्ति शामिल होना चाहिए, बल्कि उस घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य भी शामिल होना चाहिए, खासतौर पर बच्चे। जो लोग किसी निश्चित लक्ष्य के लिए आपस में जुड़ते हैं
मास्टरमाइंड सिद्धांत उन लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति अमूर्त दिख सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब जीवन साथियों के बीच पूर्ण सामंजस्य, समझ, सहानुभूति और एक लक्ष्य पर आधारित समर्पित संबंध बन जाता है, तो यह संबंध बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है और व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। किसी दंपत्ति के बीच मनमुटाव अक्षम्य है, चाहे यह किसी भी कारण से हो। यह अक्षम्य इसलिए है क्योंकि इससे दोनों की सफलता के अवसर नष्ट हो जाते हैं, भले ही उनमें सफल होने का हर आवश्यक गुण हो। अगर इस सुझाव पर ध्यान दिया जाए और इस पर अमल किया जाए, तो यह जिंदगी भर की गरीबी व दुख और जिंदगी भर की अमीरी व सुख के बीच का अंतर बन सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवन साथी पर व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव होता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का चुनाव करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को ही एक दूसरे का प्रेम और विश्वास हासिल है। जिंदगी में जो 9 मूलभूत उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें प्रेम पहले स्थान पर आता है। प्रेम होने पर दोनों ही एक दूसरे को ऐसी भावना से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो असफलता को पहचानती ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि तंग करने, ईर्ष्या, दोष खोजने और उदासीनता से प्रेम को पोषण नहीं मिलता है। इनसे तो यह मर जाता है। समझदार जीवन साथी हर दिन मास्टरमाइंड के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करेंगे, जिस दौरान वे प्रेम और समझ के साथ साझी रुचियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ऐसी बातचीत के लिए सुबह के भोजन या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है। भोजन करते समय पति पत्नी के बीच मित्रतापूर्ण बातचीत होना चाहिए। उस दौरान दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी भरा माहौल होना चाहिए और दोनों को ही साझा रुचि के सुखद विषयों पर बातचीत करना चाहिए। परिवार के जितने रिश्ते भोजन के समय टूटते हैं, उतने किसी दूसरे समय नहीं टूटते हैं, क्योंकि कई परिवार इस समय अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं या बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों जीवन साथियों को एक दूसरे के व्यवसाय या काम में गहरी रुचि लेना चाहिए और उनके हर पहलू से परिचित होना चाहिए। जब 2 लोग शादी करते हैं, तो दोनों ही उनके संयोग रूपी कंपनी में निवेश करते हैं। अगर दोनों मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेंगे, तो उनकी कंपनी के शेयर का मूल्य निरंतर बढ़ता रहेगा। समझदार जीवन साथी अपनी इस कंपनी का बिजनेस सावधानी से बजट बनाकर चलाएगा और कभी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। बहुत सी शादियां इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ कहावत ही नहीं है कि जब गरीबी अगले दरवाजे पर दस्तक देती है, तो प्रेम पिछले दरवाजे से भाग जाता है। सुंदर तस्वीर की तरह प्रेम को भी सही फ्रेम और सही रोशनी से सजाने की जरूरत होती है। शरीर की तरह ही प्रेम को भी पोषण और आहार की जरूरत होती है। प्रेम उदासीनता, ताने देने, दोष खोजने या हावी होने से नहीं बढ़ता है। प्रेम सबसे ज्यादा समृद्ध तब होता है जब दंपति एक साझा लक्ष्य बनाकर इसे पोषण देते हैं। जो जीवन साथी इस बात को याद रखेगा, वह हमेशा अपने साथी के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहेगा। जो जीवन साथी इस बात को भूल जाएगा, उसका साथी कार उद्योग की भाषा में किसी नए मॉडल के लिए पुराने मॉडल को बदलने के अवसर खोजेगा। आजीविका कमाने की जिम्मेदारी एक पर हो या दोनों पर, दोनों जीवन साथियों के ही करियर के झटकों और अवरोधों को सुखद बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसके लिए सुखद परिवार या जिंदगी की योजना बनाकर करियर के लिए आवश्यक सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अगर जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम हो, तो इससे पूरा परिवार सुखी रहता है। शर्त सिर्फ यह है कि पूरे परिवार से समान प्रेम होना चाहिए और अपने जीवन साथी या बच्चों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहां पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध का आधार प्रेम होता है, वहां परिवार आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है, क्योंकि प्रेम सभी बाधाओं, समस्याओं और मुश्किलों को जीत लेता है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और वे हर परिवार में होती है, लेकिन प्रेम सभी समस्याओं को सुलझा देता है। अगर आप प्रेम की रोशनी को चमकने देंगे, तो हर चीज आपकी इच्छा के हिसाब से ढल जाएगी। मैं जानता हूं कि यह समझदारीपूर्ण सलाह है, क्योंकि मैंने अपने खुद के दाम्पत्य जीवन में इस सलाह पर अमल किया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसी की बदौलत मुझे भौतिक सफलता मिली है।
मास्टरमाइंड संबंधों की सफलता के दूसरे कारण। एंड्रयू कार्नेगी ने बात को जहां छोड़ा है वह वहीं से इसके सूत्र उठाते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध के बारे में कार्नेगी ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ था। हेनरी फोर्ड और उनकी पत्नी के करीबी मित्र यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्ड के औद्योगिक साम्राज्य को बनाने में उनके बीच के मास्टरमाइंड संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनता श्रीमती फोर्ड के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन सच यही है कि उन्होंने अपने पति के जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था, जो जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक जारी रहा। थॉमस ए एडिसन ने भी यह माना था कि उनकी पत्नी उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत थी। दोनों हर दिन मास्टरमाइंड बैठकें किया करते थे। आमतौर पर ये बैठकें एडिसन के दिन का काम खत्म होने के बाद होती थी और कोई भी चीज बैठक में बाधा नहीं डाल सकती थी। श्रीमती एडिसन किसी को ऐसा नहीं करने देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि पति के प्रयोगों में उनकी गहरी रुचि कितनी महत्वपूर्ण थी। एडिसन अक्सर देर रात तक काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके घर लौटने का इंतजार करती थी। वे अपने पति की दिन भर की सफलताओं और असफलताओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्हें अपने पति के हर प्रयोग की जानकारी थी और वे उनके काम में गहरी दिलचस्पी लेती थी। वे एडिसन के लिए एक तरह का साउंडिंग बोर्ड थी। उनके माध्यम से एडिसन आम लोगों के नजरिए से अपने काम को देख सकते थे। यह भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने एडिसन की कई मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग भी दिए। कई लोगों का मानना है कि श्रीमती एडिसन की बदौलत ही एडिसन, हेनरी फोर्ड, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बैरोज के बीच का मास्टरमाइंड गठबंधन बना। जब इस गठबंधन की वार्षिक बैठक होती थी तो अखबार में उसकी खबर छपती थी। अगर इतने महत्वपूर्ण लोग मास्टरमाइंड संबंधों को इतना मूल्यवान मानते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी यही सोचना चाहिए जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम और रोमांस ने सभी महान लीडर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्राउनिंग की कहानी इस बात का प्रमाण है। जब उन्होंने इन अनदेखी भावनाओं को पहचाना और इनका सम्मान किया तो उनसे इन महान कवियों को प्रेरणा मिली। इतिहासकारों का मानना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी जोसाफाइन की प्रेरणा की बदौलत ही नेपोलियन की सैन्य शक्ति का उदय हुआ। बहरहाल, जब शक्ति की महत्वाकांक्षा की खातिर नेपोलियन ने जोसाफाइन को अलग कर दिया तो उनकी सफलता कम होने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पराजय झेलनी पड़ी और सेंट हेलेना टापू पर निर्वासन भी। यहां पर इस तथ्य का जिक्र करना उचित होगा कि व्यावसायिक दुनिया में आज भी ऐसे कई नेपोलियन हैं जिन्हें इसी कारण से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दिनों तलाक बहुत तेजी से हो रहे हैं। अक्सर जीवन साथी शक्ति, शोहरत और दौलत हासिल होने तक तो अपने मास्टरमाइंड संबंधों को बनाए रखते हैं, लेकिन उसके बाद वे नए मॉडल की खातिर पुराने मॉडल को छोड़ देते हैं, जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था। चार्ल्स एम श्वाब की कहानी अलग थी। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर शोहरत और दौलत हासिल की थी। इसमें उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग भी मिला, जिसके साथ श्वाब का पारिवारिक मास्टरमाइंड गठबंधन था। उनके ज्यादातर वैवाहिक जीवन में वे बीमार रहीं, लेकिन इस वजह से श्वाब ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अपनी पत्नी की मृत्यु तक निष्ठापूर्वक उनके साथ रहे, क्योंकि श्वाब मानते थे कि वफादारी दृढ़ चरित्र की पहली आवश्यकता है। चूंकि वफादारी का विषय आ ही गया है, इसलिए यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि व्यावसायिक मास्टरमाइंड संबंधों में लोगों के बीच वफादारी न होने से ही ज्यादातर व्यावसायिक असफलताएं होती है। जब तक व्यावसायिक सहयोगी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, तब तक आमतौर पर वे अपनी पराजयों और असफलताओं से उबरने का तरीका खोज लेते हैं। जिन युवकों को एंड्रयू कार्नेगी नीचे से उठाकर ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव पदों पर बैठाते थे, उनमें वे चरित्र का जो पहला गुण देखते थे वह वफादारी ही थी। वे अक्सर कहते थे कि अगर कर्मचारी में वफादारी का गुण नहीं है तो उसके पास अच्छे चरित्र की सही नींव नहीं है। वे बहुत चतुराई से और कई तरीकों से कर्मचारियों का इम्तिहान लेते थे तथा यह देखते थे कि उनमें वफादारी है या नहीं। वे प्रमोशन देने से पहले और उसके बाद इम्तिहान लेते थे। वे तब तक इम्तिहान लेते रहते थे जब तक कि कर्मचारी की वफादारी के बारे में कोई शक न रहे। उनकी पैनी दृष्टि के परिणाम स्वरूप उन्होंने कर्मचारियों की वफादारी का मूल्यांकन करने में
बहुत कम गलतियां की थी। क्या करें और क्या न करें? गठबंधन के बाहर के लोगों को अपने मास्टरमाइंड गठबंधन का उद्देश्य न बताएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके गठबंधन के बाकी सदस्य भी ऐसा ही करें। इसका कारण यह है कि आलसी, आलोचक और ईर्ष्यालु लोग जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर अपने से आगे निकलने वाले लोगों के मन में हताशा के बीज बोने का मौका तलाशते रहते हैं। अपनी योजनाएं अपने तक ही रखकर इस मुश्किल से बचें। सिर्फ अपने कामों और उपलब्धियों द्वारा ही दूसरों को अपनी योजनाओं की जानकारी मिलने दें। मास्टरमाइंड बैठक में नकारात्मक मानसिक नजरिए के साथ न जाएं। याद रखें, अगर आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लीडर हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि गठबंधन का हर सदस्य गहरी रुचि और उत्साह से प्रेरित हो। आप नकारात्मक होकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लीडर ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बारे में शंका, अनिर्णय तथा अनास्था की प्रवृत्ति दिखाता है तो बाकी सदस्य उत्साह से काम कैसे कर सकते हैं? अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में प्रबल उत्साह भरने के लिए खुद भी उत्साहित रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मास्टरमाइंड गठबंधन के हर सदस्य को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता रहे। वे आपकी सफलता में जितना योगदान दे रहे हों, उन्हें किसी न किसी रूप में उसी अनुपात में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। याद रखें कि जब तक किसी को कोई लाभ नहीं होगा तब तक वह उत्साह के साथ काम नहीं करेगा। उन 9 मूलभूत उद्देश्यों को याद रखें जिनसे प्रेरित होकर लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। यह भी देखें कि आपका हर मास्टरमाइंड सहयोगी आपको वफादारी, उत्साह और पूर्ण विश्वास देने के लिए सही तरीके से प्रेरित हों। अगर आप आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अपने मास्टरमाइंड साथियों से जुड़े हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपको जितना मिल रहा हो आप उससे ज्यादा दें। 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत का पालन करें। अगर आप इस आदत का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो किसी के आग्रह से पहले ही यह काम स्वेच्छा से कर दें। अपने मास्टरमाइंड गठबंधन में प्रतिरोधियों को न रखें। रोटरी क्लब की तरह इसमें ऐसे लोगों को शामिल करें जो न तो एक दूसरे के विरोधी हों, न ही उनकी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो। शक्ति, डर या दबाव के माध्यम से अपने मास्टरमाइंड समूह पर हावी होने की कोशिश न करें। इसके बजाय कूटनीति से अपनी लीडरशिप कायम रखें जो वफादारी और सहयोग के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो। शक्ति द्वारा लीडरशिप कायम रखने के दिन अब लद चुके हैं। उन्हें दोबारा लाने की कोशिश न करें क्योंकि सभ्य समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में फेलोशिप का भाव उत्पन्न करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने से न चूकें, क्योंकि मित्रतापूर्ण टीम वर्क से आपको वह शक्ति मिलती है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। मानव जाति के इतिहास में सबसे सशक्त मास्टरमाइंड गठबंधन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। इसके लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उनका निश्चित प्रमुख लक्ष्य दुनिया के सभी देशों में, चाहे वे पराजित हों या विजेता, मानवीय स्वतंत्रता स्थापित करने का संकल्प है। यह घोषणा युद्ध की 1000 विजयों के बराबर मूल्यवान थी, क्योंकि इससे युद्ध से प्रभावित होने वाले लोगों का विश्वास जागृत हुआ। सैन्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, विश्वास के बिना मास्टरमाइंड गठबंधन नहीं बन सकता। विश्वास सभी सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन लंबे समय तक चलता रहे और आपको फायदा पहुंचता रहे, तो अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाते समय आपको यह याद रखना चाहिए। मैंने अब आपको व्यक्तिगत शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड के कार्यकारी सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इस फिलॉसफी के पहले 4 सिद्धांतों, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, निश्चित लक्ष्य, मास्टरमाइंड और अगले सिद्धांत के समन्वय से व्यक्ति उस शक्ति के रहस्य को समझ सकता है जो अमीरी की चाबी से मिल सकती है। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि अगले सत्र में आप आशावादी नजरिए से आएं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिस शक्ति को विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है, उसे पूरी तरह से समझने का उपाय क्या है। यही नहीं, मैं आपको वह फार्मूला भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस शक्ति को पा सकते हैं और अपनी जिंदगी के निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। hindioaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अमीरी की चाबी आपके हाथ में, अध्याय 9।
आस्था का प्रयोग। HindiAudiobook.com। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे लोग वक्ता की आखिरी घोषणा सुनकर दुविधा में पड़ गए। वह किस शक्ति का जिक्र कर रहा था? कुछ लोगों ने डिनर करते समय सोचा कि शायद उसका इशारा सूर्य की शक्ति की तरफ था। बाकियों ने सोचा कि शायद उसे किसी नई तरह की शक्ति की जानकारी होगी जिसका अभी दुनिया को पता नहीं चला है। बहरहाल शक्ति चाहे जो भी हो, सभी श्रोताओं को इस बात का पूरा यकीन था कि वक्ता इस विषय पर भी पहले की तरह ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक बात बताएगा। 8 दिन के इस सम्मेलन के 7वें दिन की सुबह का सत्र शुरू हो गया। जब श्रोता कॉफी का मग उठाकर हॉल में आए तो माहौल गंभीर था। प्रतिष्ठित वक्ता वहां पहले से ही मौजूद था और अपने नोट्स में डूबा हुआ था। वह गहन विचार में डूबा था और बहुत गंभीर था। उसने अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह रोमांचित और तरोताजा दिखने लगा। उसने बोलना शुरू किया। आस्था सम्राट की तरह होती है। यह सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रवेश करती है जिसे इसके लिए पूरी तरह से तैयार किया गया हो। यह उसी मस्तिष्क में आती है जिसे अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया हो। निश्चित रूप से इन शब्दों ने सबका पूरा ध्यान खींच लिया। सम्राट की ही तरह आस्था को भी मस्तिष्क के महल का सर्वश्रेष्ठ कक्ष दिया जाना चाहिए। यह दासों के कमरों में नहीं रहती है और यह ईर्ष्या, लोभ, अंधविश्वास, नफरत, प्रतिशोध, दंभ, शंका, चिंता या डर के साथ भी नहीं रहती है। अगर आप इस सत्य का महत्व पूरी तरह समझ लेंगे तो आप उस रहस्यमयी शक्ति को समझने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे जिसने युगों युगों से वैज्ञानिकों को दुविधा में डाल रखा है। इससे आप आत्मानुशासन द्वारा अपने मस्तिष्क को तैयार करने की जरूरत को भी समझ लेंगे। इसके बाद ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आस्था आपके मस्तिष्क में स्थायी मेहमान की तरह रहेगी। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा गुण होता है जो मैं उससे सीख सकता हूं और उसमें मैं उसका शिष्य बन जाता हूं। मैं जब आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने मानव जाति का बहुत उपकार किया है, इस उदाहरण से आपको यह पता चल जाएगा कि आस्था के लिए मस्तिष्क को कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वक्ता ने भूरे कपड़े के कवर वाली एक पुरानी पुस्तक निकाली और पहले से रेखांकित पृष्ठ खोल लिया। उसने कहा, अब मैं आपको उसकी कहानी बताता हूं, और फिर वह जोर जोर से पढ़ने लगा। 1929 में जब बड़ी मंदी शुरू हुई तो मैंने संकटों के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया, जो दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय है। यहीं पर मुझे अपने भीतर छिपी उस दौलत का पता चला जिसका मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह एहसास मुझे एक दिन सुबह हुआ जब मुझे यह नोट्स मिला कि मेरे बैंक के दरवाजे बंद हो गए थे और अब शायद कभी नहीं खुलेंगे। इसके बाद मैंने अपनी छिपी दौलत यानी अमूर्त दौलत की सूची बनाई जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं आपको भी यह सूची बताना चाहता हूं। मैं सूची की सबसे महत्वपूर्ण चीज से शुरू करता हूं, आस्था। अपने दिल में गहराई से टटोलने पर मैंने पाया कि आर्थिक हानि होने के बावजूद असीम बुद्धि तथा लोगों में मेरी प्रबल आस्था थी। मुझे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एहसास यह हुआ कि आस्था वह सब हासिल कर सकती है जो दुनिया भर के पैसे से हासिल नहीं हो सकता है। जब मेरे पास बहुत सारा धन था तो मैंने गलती से यह मान लिया था कि धन शक्ति का स्थायी स्रोत हो सकता है। अब मुझे यह आश्चर्यजनक बात पता चली कि आस्था के बिना धन सिर्फ धातु है जिसमें खुद की कोई शक्ति नहीं होती है। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने स्थायी आस्था की प्रबल शक्ति को पहचाना। इसके बाद मैंने सावधानी से विश्लेषण किया कि मेरे पास इस प्रकार की कितनी दौलत है। विश्लेषण करने पर मुझे हैरानी और संतुष्टि की मिलीजुली भावनाएं महसूस हुई। यह विश्लेषण मैंने जंगल में जाकर किया। मैं भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था। मैं शहर के कोलाहल से दूर जाना चाहता था। मैं आधुनिक सभ्यता के प्रपंचों और बाधाओं से दूर चला जाना चाहता था। मैं दूसरों के डर से मुक्ति पाना चाहता था। मैं शांति में साधना करना चाहता था। आह, शांति शब्द में कितनी संतुष्टि छिपी है। यात्रा के दौरान मुझे बलूत का विशाल वृक्ष दिखा। उसकी बगल में उसका छोटा सा फल पड़ा था जिसे मैंने उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। मेरे मन में यह विचार आया कि इस पेड़ की उम्र बहुत ज्यादा होगी और जब जॉर्ज वाशिंगटन बच्चे होंगे तब भी शायद यह ऊंचा पूरा होगा।
उस विशाल वृक्ष को देखते हुए मैंने सोचा कि वह भी किसी छोटे से बीज से उगा होगा। मुझे यह एहसास भी हुआ कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग मिलकर भी ऐसा पेड़ नहीं बना सकते हैं। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि असीम बुद्धि ने ही इसके बीज की रचना की होगी, जिससे पेड़ उत्पन्न हुआ। फिर असीम बुद्धि ने ही उस बीज को अंकुरित किया और उसे धरती की मिट्टी से ऊपर उठाया। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति बैंक बैलेंस या भौतिक चीजों में नहीं होती है, वे तो अमूर्त होती है। मैंने मुट्ठी भर काली मिट्टी उठाकर अपने हाथ में रखे बीज को ढक दिया। अब मेरे हाथ में वह सारी अमूर्त सामग्री थी जिससे वह विशाल वृक्ष उगा था। बलूत के उस विशाल वृक्ष के पास से मैंने एक पत्ती तोड़ी। उसका आकार बहुत सुंदर था। मैंने महसूस किया कि इस पत्ती को भी उसी असीम बुद्धि ने बनाया है जिसने बलूत के वृक्ष को बनाया था। मैं जंगल में आगे चलता गया जब तक कि मैं साफ चमकते पानी की बहती नदी के पास नहीं पहुंच गया। अब तक मैं थक चुका था, इसलिए आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। वहां बैठकर मैं समुद्र की तरफ कल-कल बहती नदी का सुरीला संगीत सुनने लगा। यह देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मैं इसी तरह की नदी के पास खेलता था। पानी के कल-कल करते संगीत को सुनते समय मुझे अपने भीतर एक अदृश्य सत्ता या बुद्धि का एहसास हुआ, जिसने मुझे पानी की मनमोहक कहानी बताई। वह कहानी इस तरह है। पानी, साफ चमकदार पानी, तुम तब से सेवा कर रहे हो जब से हमारी धरती शीतल हुई है और इस पर इंसान, जानवर तथा पौधे रह रहे हैं। पानी, अगर तुम मेरी भाषा बोल सकते तो तुम अपनी कहानी कितनी अच्छी तरह से बता सकते थे। तुम अरबों लोगों की प्यास बुझाते हो, फूलों को पोषण देते हो, भाप बनकर मशीनों के पहिए घुमाते हो, फिर जमकर अपने मूल रूप में लौट आते हो। तुमने गंदगी साफ की है, सड़कें धोई है, इंसानों और जानवरों की अनगिनत सेवाएं की है। तुम हमेशा अपने उद्गम यानी समुद्र तक लौटते हो ताकि वहां तुम शुद्ध बन सको और एक बार फिर सेवा की अपनी यात्रा शुरू कर सको। तुम सिर्फ एक ही दिशा में चलते हो, उस समुद्र की तरफ जहां से तुम्हारा उद्गम हुआ है। तुम हमेशा गतिमान रहते हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम हमेशा खुश दिखते हो। पानी, साफ, शुद्ध, चमकता पानी, चाहे कितने ही गंदे कामों में तुम्हारा उपयोग हो, अंत में तुम स्वयं को स्वच्छ कर लेते हो। न तो तुम्हें बनाया जा सकता है, न ही तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। तुम जीवन की तरह हो। तुम्हारे उपकार के बिना इस धरती पर जीवन का कोई रूप संभव ही नहीं है। और नदी का पानी कल कल करके खिलखिलाता हुआ समुद्र की तरफ अपने रास्ते चला गया। इसके साथ ही पानी की कहानी खत्म हो गई। बहरहाल इसमें मैंने एक महान प्रवचन सुन लिया था। मैं बुद्धिमत्ता के महानतम रूप के बहुत पास पहुंच गया था। बहते पानी में भी मैंने उसी असीम बुद्धि का प्रमाण महसूस किया जिसने छोटे से बीज से बलूत का इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न किया, जिसने इतनी यांत्रिक कुशलता से सुंदर पत्तियां बनाई जो इंसान के बूते के बाहर की बात थी। पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही थी और दिन ढलने वाला था। जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज में उतरने लगा तो मुझे यह एहसास हुआ कि इसने भी मेरे सुने गए जबरदस्त प्रवचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूर्य की कृपा और मदद के बिना बीज बलूत के वृक्ष में नहीं बदल सकता था। सूर्य की मदद के बिना नदी का बहता हुआ पानी हमेशा समुद्र में ही कैद रहता और इस धरती पर जीवन कभी संभव ही नहीं हो पाता। इन विचारों से वह प्रवचन सुंदर तरीके से खत्म हुआ। यह जिंदगी में सूर्य, पानी और धरती के अनूठे रोमांस का विचार था, जिसके सामने रोमांस के बाकी सभी रूप महत्वहीन लगे थे। मैंने एक छोटा सफेद कंकर उठाया जो नदी के पानी से चमकदार बन गया था। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में रखा तो मुझे अपने भीतर से एक और जबरदस्त प्रवचन सुनाई दिया। जिस असीम बुद्धि ने मेरे मस्तिष्क को प्रवचन सुनाया वह कह रही थी, इंसान देखो, तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा चमत्कार है। मैं सिर्फ पत्थर का छोटा कंकड़ हूं, पर दरअसल मैं अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड हूं। मुझ में हर वह चीज है जो तुम्हें सृष्टि में मिलती है या सितारों के बीच दिखती है। मैं निर्जीव और गतिहीन नजर आता हूं, लेकिन यह भ्रम है। मैं अणुओं से बना हूं जिनमें बहुत से परमाणु हैं। हर परमाणु अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है।
इसके भीतर अनगिनत इलेक्ट्रॉन है जो बहुत अविश्वसनीय गति से भागते हैं। मैं पत्थर का निर्जीव पदार्थ नहीं हूं, बल्कि अथक ऊर्जा की इकाइयों का सुव्यवस्थित समूह हूं। मैं ठोस दिखता हूं, लेकिन यह रूप भी भ्रम है, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। धरती पर रहने वाले इंसान, मुझे गौर से देखो। यह याद रखो कि इस ब्रह्मांड की महान शक्तियां अमूर्त होती है और जीवन के सच्चे मूल्य वे हैं जिनका बैंक बैलेंस से कोई संबंध नहीं होता है। यह विचार इतना ज्ञानवर्धक था कि मैं स्तब्ध रह गया। अब मैं यह समझ गया था कि मेरे हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा का छोटा सा रूप था जो सूर्य, सितारों, जो पृथ्वी को आपस में बांधे हैं। चिंतन से मुझे इस सच्चाई का ज्ञान हुआ कि सृष्टि नियम के हिसाब से चलती है, जिसका पालन छोटे कंकड़ में भी होता है। मुझे यह समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ में भी प्रकृति के रोमांस और वास्तविकता का समन्वय है। मुझे यह भी समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ के भीतर कल्पनातीत तथ्य छिपे थे। इससे पहले मैंने प्राकृतिक नियमों, व्यवस्था और उद्देश्य के प्रमाण का महत्व कभी इतनी प्रबलता से महसूस नहीं किया था। ये नियम हर उस चीज में प्रकट होते हैं जिसे इंसान देख सकता है। इससे पहले मैंने कभी खुद को असीम बुद्धि के इतना करीब महसूस नहीं किया था। यह एक सुंदर अनुभव था। प्रकृति के वृक्षों और बहती हुई नदी के पास में शांति से बैठा था। इस शांति से मेरी थकी हुई आत्मा को शांति और आराम मिला। इसने मुझे असीम बुद्धि की रचना की कहानी सुनाई, जिसे मैंने प्रबलता से महसूस किया। जिंदगी में पहले कभी मुझे असीम बुद्धि के प्रमाणों का इतना स्पष्ट एहसास नहीं हुआ था। पहले कभी मैं अपनी आस्था के स्रोत के इतने करीब नहीं पहुंचा था। इवनिंग स्टार यानी शुक्र तारे के चमकने तक मैं इस स्वर्ग में बैठा रहा। फिर अनिच्छा से मैंने शहर की तरफ कदम बढ़ाए। मैं एक बार फिर सभ्यता के क्रूर नियमों में बंधे उन लोगों की तरफ जा रहा था जो सांसारिक वस्तुएं बटोरने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि दरअसल उन्हें उन सांसारिक वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। मैं अब अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया हूं। मेरे सामने मेरी पुस्तकें और टाइपराइटर है, जिस पर मैं अपने अनुभव की कहानी टाइप कर रहा हूं। लेकिन मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। मैं एक बार फिर से उसी दोस्ताना नदी के किनारे पर बैठना चाहता हूं, जहां मैं कुछ घंटों पहले बैठा था। मैं कैसे भूल सकता हूं कि वहां पर मेरी आत्मा ने असीम बुद्धि की आश्चर्यजनक वास्तविकता में स्नान किया था। मैं जानता हूं कि असीम बुद्धि में मेरी आस्था सच्ची है और स्थायी है। यह अंधी आस्था नहीं है। यह तो असीम बुद्धि के कार्य की करीबी जांच पर आधारित है और ब्रह्मांड की सुव्यवस्था में अभिव्यक्त होती है। मैं अपनी आस्था के स्रोत को गलत दिशा में खोज रहा था। मैं इसे इंसानों के कामों, मानवीय संबंधों, बैंक बैलेंसों और सांसारिक वस्तुओं में खोज रहा था। पर मैंने उसे एक छोटे बीज, बलूत के विशाल वृक्ष, छोटे कंकड़, पत्ती और मिट्टी में पाया। मैंने उसे मित्रतापूर्ण सूर्य में पाया, जो धरती को गर्म करता है और पानी को गति देता है। मैंने इसे इवनिंग स्टार और प्रकृति की शांति व मौन में पाया। और मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि असीम बुद्धि मौन या प्रकृति की शांति में ज्यादा स्पष्टता से प्रकट होती है। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह के पीछे पगलाए लोगों की भागम भाग में यह नजर नहीं आती है। मेरा बैंक अकाउंट शून्य था। मेरा बैंक भी दिवालिया हो गया था, लेकिन मैं ज्यादातर लखपतियों से ज्यादा अमीर था, क्योंकि मैंने आस्था का सीधा मार्ग खोज लिया था। मैं जानता था कि अगर यह शक्ति मेरे पास है तो मैं इसके सहारे आवश्यक बैंक बैलेंस जुटा सकता हूं। नहीं, मैं ज्यादातर लखपतियों से ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि मैं शक्ति के ऐसे स्रोत पर निर्भर हूं जो मेरे भीतर है। मैं जानता हूं कि ज्यादातर दौलतमंद लोग प्रेरणा और शक्ति को बैंक बैलेंस या स्टॉक मार्केट में ढूंढते हैं। शक्ति का मेरा स्रोत उस हवा की तरह स्वतंत्र है जिसमें मैं सांस लेता हूं। यह शक्ति उस हवा की तरह ही असीमित भी है। इसका लाभ उठाने के लिए मुझे सिर्फ आस्था की जरूरत है, जो मेरे पास प्रचुरता में है। इस तरह से मैंने एक बार फिर इस सच्चाई को जाना कि हर विपत्ति अपने भीतर उतने ही बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मेरे सामने यह विपत्ति आई थी कि मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया था। इस विपत्ति ने मुझे सच्ची दौलत का रास्ता दिखाया।
वक्ता ने पढ़ना बंद करके श्रोताओं को देखा और कहा, आपने उस व्यक्ति की कहानी सुन ली है जिसने यह जान लिया था कि आस्था की अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क को कैसे तैयार किया जाता है। यह कितनी नाटकीय कहानी थी। नाटकीय इसलिए क्योंकि यह बहुत सहज थी। इस व्यक्ति ने स्थायी आस्था का प्रबल आधार खोज लिया था। यह आधार बैंक बैलेंस या भौतिक दौलत नहीं था, बल्कि बलूत के वृक्ष का बीज था, पत्तियां थी, एक छोटा कंकड़ था और एक बहती नदी थी। ये सब चीजें सामान्य थी, लेकिन हर इंसान देख सकता है और उनका मूल्य समझ सकता है। लेकिन इन सामान्य चीजों को देखकर उसने यह जाना कि सबसे महान शक्तियां अमूर्त होती हैं और वे हमारे चारों तरफ की सामान्य चीजों में प्रकट होती है। मैंने इस व्यक्ति की कहानी इसलिए बताई है क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि विपत्ति और मुश्किलों के बीच में भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को साफ रख सकता है और उसे आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकता है। इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है, जब मस्तिष्क की सफाई करके नकारात्मक मानसिक नजरियों को बाहर निकाल दिया जाता है तो आस्था की शक्ति अंदर आकर रहने लगती है। निश्चित रूप से इस फिलॉसफी का कोई विद्यार्थी इतना दुर्भाग्यशाली नहीं होगा कि इस महत्वपूर्ण बात को न समझ पाए। आस्था का विश्लेषण। अब हम आस्था का विश्लेषण करेंगे। हालांकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वैज्ञानिक इसकी शक्ति का विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। इस फिलॉसफी में आस्था को चौथा स्थान दिया गया है क्योंकि यह चौथे आयाम को प्रकट करती है। हालांकि हम इसे यहां पर व्यक्तिगत सफलता के संबंध में देख रहे हैं। आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और उद्देश्य उसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदले जा सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन 3 सिद्धांतों पर अमल करके महान शक्ति हासिल की जा सकती है। पहला, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, दूसरा निश्चित लक्ष्य और तीसरा मास्टरमाइंड। लेकिन इन तीनों सिद्धांतों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब आस्था के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आस्था की क्षमता बाहरी दौलतों में से एक है। अब हम उन साधनों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा इस क्षमता को अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही अद्भुत शक्ति सभ्यता का प्रमुख स्तंभ रही है, मानवीय प्रगति का प्रमुख कारण रही है और सभी सृजनात्मक कार्यों की मार्गदर्शक भावना रही है। बहरहाल, हमें यह याद रखना चाहिए कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका आनंद सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित करने की कला सीख ली है। यह एकमात्र चीज है जिस पर व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है। आस्था की शक्ति सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रकट होती है जिसे इसके लिए तैयार किया गया हो। बहरहाल, जो लोग इसे पाना चाहते हैं वे मस्तिष्क को तैयार करने का तरीका जानते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आस्था की मूलभूत बातें ये हैं। पहली, निश्चित लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत पहल या कार्य का समर्थन हो। दूसरी, सभी मानवीय संबंधों में 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत हो। तीसरी, एक या अधिक लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन जिसमें आस्था पर आधारित साहस हो तथा जो निश्चित लक्ष्य पाने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक सामंजस्य में हो। चौथी, सकारात्मक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक बातों जैसे डर, ईर्ष्या, लोभ, नफरत, जलन और अंधविश्वास से मुक्त हो। पांचवीं, इस सच्चाई की पहचान कि हर विपत्ति में उतने ही बड़े लाभ का बीज छिपा होता है। अस्थायी पराजय तब तक असफलता नहीं बन सकती है जब तक कि इंसान उसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है। छठी, जिंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को दिन में कम से कम 1 बार दोहराने की आदत। सातवीं, असीम बुद्धि के अस्तित्व का एहसास जो ब्रह्मांड को नियमों के अनुसार चलाती है। यह एहसास कि हर इंसान इसी का सूक्ष्म रूप है, इसलिए इंसान के मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है जब तक कि वह खुद अपनी सीमाएं न बना ले या उन्हें स्वीकार न कर ले। आठवीं, अतीत की पराजयों और विपत्तियों की सूची बनाना ताकि यह देखा जा सके कि इन सब अनुभवों में समतुल्य लाभ का बीज छिपा होता है। नौवीं, आत्मसम्मान जो व्यक्ति की अंतरात्मा के सामंजस्य से व्यक्त होता है। 10वीं, समस्त मानव जाति की एकरूपता को पहचानना।
ये मूलभूत बातें हैं जो मस्तिष्क को आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती है। उनके प्रयोग में ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहरहाल इनमें बुद्धि, सत्य और न्याय की गहरी पिपासा की जरूरत होती है। आस्था सिर्फ सकारात्मक मस्तिष्क में रहती है। आस्था अमृत की तरह है। यह सकारात्मक मस्तिष्क को शक्ति, प्रेरणा और कर्म देती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा सकारात्मक मस्तिष्क चुंबक की तरह काम करता है और अपने विचारों के भौतिक स्वरूप को आकर्षित करता है। आस्था मस्तिष्क को शक्ति देती है। यह मस्तिष्क को समर्थ बनाती है कि यह अंदर आने वाली सभी चीजों का सार ग्रहण कर ले। यह जिंदगी की हर परिस्थिति में लाभकारी अवसरों को पहचानती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु को हासिल कर सकता है। आस्था वे सभी साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा असफलता और पराजय उतनी ही बड़ी सफलता में बदले जा सकते हैं। आस्था इंसान को प्रकृति के रहस्यों की गहराई में जाने की शक्ति देती है। साथ ही यह प्राकृतिक नियमों में व्यक्त प्रकृति की भाषा को समझने में भी समर्थ बनाती है। आस्था के प्रयोग से ही इंसान ने हर महान आविष्कार किया है। इसी के प्रयोग से इंसान ने मानवीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया है और मानवीय स्वतंत्रता पाने के तरीकों का ज्ञान हासिल किया है जो अमेरिका के संविधान में निहित है। व्यक्ति जिसकी कल्पना कर सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है, आस्था से वह सब हासिल हो सकता है। अगर आप में आस्था है तो अपनी चाही गई चीज पर ध्यान केंद्रित करें और याद रखें कि खोखली आस्था जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आस्था तो सिर्फ निश्चित लक्ष्य की बाहरिया अभिव्यक्ति है। आस्था आंतरिक मार्गदर्शन है। यह असीम बुद्धि से निर्देशित होती है और निश्चित लक्ष्य की तरफ ले जाती है। आस्था से व्यक्ति को मनचाही चीज अपने आप नहीं मिल जाती है, लेकिन यह उस चीज को पाने का रास्ता दिखाती है। आस्था की शक्ति को कैसे प्रदर्शित करें? पहला, यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं और आपके पास इसके बदले में देने के लिए क्या है। दूसरा, जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करते समय अपनी कल्पना का प्रयोग करें। यह कल्पना करें कि आपके पास वे चीजें आ चुकी हैं। इसके बाद इस तरह काम करें जैसे आप उन चीजों के स्वामी बन चुके हैं। तीसरा, आंतरिक मार्गदर्शन के लिए अपने मस्तिष्क को हमेशा खुला रखें। जब आपको आभास हो कि योजना बदलकर नई दिशा में बढ़ना चाहिए तो बिना किसी हिचक या शंका के उस आभास से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। चौथा, अगर राह में छुटपुट पराजय मिले, जो कई बार मिल सकती है, तो यह न भूलें कि आस्था का कई तरीकों से इम्तिहान लिया जाता है। हो सकता है यह पराजय सिर्फ इम्तिहान हो। पराजय को ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि आप सफल अवश्य होंगे। पांचवां, अगर मानसिक अवस्था नकारात्मक है तो आपकी आस्था की क्षमता नष्ट हो जाएगी और आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी मानसिक अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने मस्तिष्क के स्वामी बने और उन सभी अनचाहे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दें जो आस्था के मित्र नहीं है। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और साफ रखें, चाहे आपको इसके लिए कितनी ही कीमत चुकाना पड़े। छठा, आस्था की शक्ति को अभिव्यक्त करें। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। जीवन में आपका निश्चित प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसे स्पष्टता से लिखें और इसे अपने दैनिक चिंतन का आधार बनाएं। सातवां, अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ आप 9 मूलभूत उद्देश्यों में से जितने उद्देश्य जोड़ सकते हो उन्हें जोड़ दें। आठवां, अपना निश्चित प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने से आप क्या लाभ पाना चाहते हैं, उन सभी लाभों की सूची बना लें। बार बार इन लाभों को दोहराते रहें। इस तरह अपने मस्तिष्क को सफलतावादी बनाएं। नौवां, जहां तक संभव हो ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य का समर्थन करते हों और आपके साथ सामंजस्य में हो। 10वां, एक भी दिन ऐसा न जाने दें जब आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक निश्चित कदम आगे न बढ़ाएं। याद रखें, कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। 11वां, किसी आत्मनिर्भर और साहसी दौलतमंद व्यक्ति को अपना पेसमेकर चुन लें। यह संकल्प करें कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति की बराबरी करेंगे बल्कि उससे आगे भी निकल जाएंगे। यह काम चुपचाप करें और अपनी योजना किसी को न बताएं। 12वां, आस्था बढ़ाने वाली पुस्तकों, तस्वीरों, दीवार पर लिखे वाक्यों और अन्य प्रेरक चीजों को अपने चारों तरफ रखें। इस तरह आपकी आस्था इतनी प्रबल बन जाएगी
कि आपके आसपास दौलत और सफलता का माहौल बन जाएगा। इस आदत के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 13वां, यह नीति बना लें कि आप कभी भी अप्रिय परिस्थितियों से भागेंगे या बचेंगे नहीं। इसके बजाय ऐसी परिस्थितियों को पहले से भांप लें और उनसे सामना होने पर उन पर आक्रमण कर दें। आप पाएंगे कि जब आप बिना डरे इनका सामना करते हैं तो आप 90% युद्ध पहले ही जीत लेते हैं। 14वां, यह सच्चाई जान लें कि हर मूल्यवान चीज की एक निश्चित कीमत होती है। आस्था की कीमत यह है कि आपको निरंतर सतर्क रहते हुए इन आसान निर्देशों का पालन करना है। लगन आपका सूत्रवाक्य होना चाहिए। इन कदमों से सकारात्मक मानसिक नजरिए का विकास होता है और सकारात्मक नजरिए से ही आस्था संभव है। इन कदमों से मानसिक और आध्यात्मिक दौलत तो मिलती ही है, साथ ही भौतिक दौलत भी मिलती है। अपने मस्तिष्क को मानसिक आहार देते रहें। ये कदम उठाकर आप अपने मस्तिष्क को सर्वोच्च आत्मीय अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति की कुंजी उसका विचार है। यह सच है। आज व्यक्ति जो है वह कल सोचे गए विचारों के कारण है। शिकागो की भीषण आग में शहर की दुकानें जल गई थी। सुबह मार्शल फील्ड ने आकर देखा कि उसका रिटेल स्टोर जलकर राख हो चुका है। दूसरे व्यापारियों की दुकानें भी जल गई थी और वे भी वहीं खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। ज्यादातर व्यापारियों ने आशा छोड़ दी थी और यह फैसला किया था कि वे अब शिकागो में दोबारा दुकान बनाने के बजाय किसी दूसरे पश्चिमी प्रांत में दुकान खोलकर नई शुरुआत करेंगे। बहरहाल फील्ड ने अपने साथियों से कहा, देखिए, अब आपकी जो इच्छा हो वह करें। जहां तक मेरा सवाल है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। आज जहां आपको मेरे स्टोर की राख दिख रही है, वहीं पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर बनाऊंगा। फील्ड ने आस्था की नींव पर जो स्टोर बनाया वह आज भी शिकागो में खड़ा है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर माना जाता है। फील्ड जैसे बड़े लीडर्स की बदौलत ही हमारी महान अमेरिकी जीवन शैली संभव हो पाई है। इंसान की प्रगति संयोग या किस्मत से नहीं होती है। यह तो आस्था के प्रयोग का परिणाम है। जिन लोगों ने इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपने मस्तिष्क को तैयार किया और अपने प्रमुख लक्ष्य में आस्था रखी, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। अमेरिका का निर्माण आस्था की नींव पर हुआ है और आस्था की बदौलत ही आज यह कायम है। यहां पर आस्था को प्रेरित करने वाले प्रचुर अवसर हैं, जिनकी बदौलत छोटे से छोटा नागरिक भी अपनी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा हासिल कर सकता है। इसलिए हमारे देश को अवसरों का देश कहा जाता है। इसलिए हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश कहा जाता है। इस स्वतंत्रता और दौलत की जड़ प्रबल आस्था में है। हालांकि वैज्ञानिक आस्था की शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग का तरीका आसान है। हर आदमी इसे समझ सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। सकारात्मक मानसिक नजरिए का महत्व। आस्था निश्चित लक्ष्य से शुरू होती है। जब सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित करके मस्तिष्क को तैयार कर लिया जाता है, तब आस्था आती है। जब निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में श्रम किया जाता है, तो आस्था शक्तिशाली बन जाती है। इंसान अपने सभी काम 9 मूलभूत उद्देश्यों में से एक या उससे अधिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर करता है। इसलिए लक्ष्य बनाना या आस्था विकसित करना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेम के उद्देश्य से प्रेरित है। यह देखें कि आस्था की बदौलत उसे कर्म करने के लिए पंख कितनी जल्दी मिल जाते हैं। कर्म उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण श्रम बन जाता है, जो बाहरी दौलतों में से एक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भौतिक दौलत का संग्रह करना चाहता है। यह देखें कि कितनी जल्दी उसका हर काम प्रेमपूर्ण श्रम बन जाता है। उसे दिन के घंटे कम लगने लगते हैं। हालांकि मेहनत बहुत होती है, लेकिन उसकी थकान आत्म अभिव्यक्ति की खुशी के कारण कम हो जाती है, जो बाहरी दौलतों में से एक है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को आस्था द्वारा आत्म अभिव्यक्ति के लिए तैयार करता है, उसकी जिंदगी की बाधाएं एक एक करके दूर हो जाती है। सफलता अवश्यंभावी बन जाती है। उसके हर प्रयास का परिणाम सुखद होता है। उसके पास नफरत के लिए न तो समय होता है, न ही इच्छा।
वह स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेता है। उसके मन में सफलता की प्रबल आशा होती है, क्योंकि वह अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को मानसिक रूप से पहले ही पा चुका है। अब खुला मस्तिष्क असहिष्णुता की जगह ले लेता है। आत्मानुशासन भोजन करने की तरह स्वाभाविक बन जाता है। वह व्यक्ति लोगों को समझता है, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है और उस प्रेम के कारण अपनी नियामतें बांटना चाहता है। उसे कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उसकी आस्था ने सभी डरों को दूर भगा दिया है। धीरे धीरे वह बाहर दौलतों का स्वामी बन जाता है। आस्था द्वारा मनुष्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। डर इसलिए बुरा है क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास की कमी दर्शाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उन 4 सिद्धांतों से मिल सकती है जिनका मैंने जिक्र किया है। ये सिद्धांत इस फिलॉसफी के 4 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, क्योंकि वे विचार की शक्ति और आत्मा के आंतरिक रहस्य की चाबी के प्रमुख आधार स्तंभ है। अगर आप इस चाबी का समझदारी से प्रयोग करेंगे तो आप स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग जिन्हें चाबी मिल गई। कुछ लोग यह पूछना चाहेंगे, व्यक्ति इस रहस्यमयी आंतरिक शक्ति का दोहन कैसे कर सकता है? आइए हम देखते हैं कि दूसरों ने इसका दोहन कैसे किया है। फ्रैंक गुंसालस नाम के युवा पादरी की काफी समय से इच्छा थी कि वे एक नई तरह का कॉलेज खोलें। वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे। समस्या यह थी कि इस काम के लिए उन्हें $10 लाख की जरूरत थी। उन्होंने $10 लाख प्राप्त करने का संकल्प किया। निश्चित लक्ष्य पर आधारित निश्चित निर्णय उनकी योजना का पहला कदम बन गया। फिर उन्होंने एक भाषण लिखा, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने अखबारों में यह छपवा दिया कि वे रविवार की सुबह चर्च में इस विषय पर भाषण देंगे। जब चर्च में उनका भाषण खत्म हुआ तो एक अजनबी उठकर आगे आया। उसने पादरी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे आपका भाषण अच्छा लगा। अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं तो मैं आपको $10 लाख दे दूंगा। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आर्मर एंड कंपनी के संस्थापक फिलिप डी आर्मर थे। उनके उस उपहार से आर्मर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, जो अमेरिका की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। उस युवा पादरी के मस्तिष्क में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह उस रहस्यमयी शक्ति के संपर्क में आया जो हर इंसान के मस्तिष्क में होती है। हम इसका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आस्था के प्रयोग की बदौलत वह शक्ति प्रेरित हुई थी। जन्म के कुछ समय बाद ही हेलन केलर की देखने, सुनने और बोलने की शक्तियां चली गई। 5 शारीरिक इंद्रियों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनके सामने ऐसी मुश्किलें थी जिनका ज्यादातर लोगों को तो जिंदगी भर एहसास भी नहीं होता है। तभी उनके जीवन में एक दयालु महिला आई। उनकी मदद से हेलन ने उस रहस्यमयी शक्ति को जाना जो भीतर से आती है। केलर उस शक्ति के संपर्क में आने लगी और उसका प्रयोग करने लगी। उन्होंने यह शक्ति कैसे पाई, इसका राज बताते हुए उन्होंने यह कहा, सही तरह से समझे जाने पर आस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। निष्क्रिय आस्था में उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि उस आंख में होती है जो देख तो सकती है लेकिन देखती नहीं है। सक्रिय आस्था में डर नहीं होता है। यह इस बात को नहीं मानती है कि ईश्वर अपनी संतानों को धोखा देता है और दुनिया को अंधेरे में रखता है। यह हताशा को अस्वीकार कर देती है। आस्था की शक्ति हो तो कमजोर से कमजोर आदमी भी विपत्ति से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। आस्था के साथ कर्म करके हेलन केलर ने अपनी विपत्ति पर विजय पाई और उपयोगी जीवन जी सकी। आस्था का प्रयोग करके उन्होंने बोलना सीखा। आस्था द्वारा उन्होंने स्पर्श की इंद्रियों से सुनने और देखने का काम किया। इस तरह उन्होंने यह साबित कर दिया कि व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं चाहे जितनी हो, उन्हें हमेशा खत्म या पार किया जा सकता है। हम यह काम उस रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग करके कर सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती है। इसका तरीका हर व्यक्ति को खुद खोजना होगा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें। मानव सभ्यता की कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आस्था के प्रयोग की चाबी से रहस्यमयी आंतरिक शक्ति का द्वार खोला। यह भी देखें कि महान सफलताएं हमेशा अजेय दिखने वाले कष्टों, मुश्किलों और बाधाओं से पैदा हुई है। ऐसी बाधाएं
जिन्हें सिर्फ प्रबल इच्छा और प्रबल आस्था से ही पार किया जा सकता है। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रबल इच्छा और प्रबल आस्था। इस महत्वपूर्ण तरीके से मस्तिष्क के उस द्वार को खोला जा सकता है जिसके पीछे रहस्यमयी आंतरिक शक्ति छिपी है। जो लोग इस रहस्यमयी शक्ति को खोज लेते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कई बार स्वप्नदर्शी कहा जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी करते हैं और इस तरह हेलन केलर की इस बात की पुष्टि करते हैं कि सही तरह से समझे जाने पर आस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। आस्था का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक। सही तरह की आस्था के साथ एक अजीब बात यह है कि यह आमतौर पर किसी संकट की स्थिति में उत्पन्न होती है। यह तब सामने आती है जब लोग अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामान्य विचारों से आगे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन संकट की स्थितियों के दौरान हम उस रहस्यमयी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं जो हर बाधा को हरा सकती है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की देश में